हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य वंश में महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम लोग महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 273 बीसी से 232 बीसी तक रहा था। इन्होंने मगध साम्राज्य में लगभग 41 वर्ष शासन किया था। सबसे पहले हम लोग महान सम्राट अशोक का एक फैमिली बैकग्राउंड देख लेते हैं, ताकि आपको मौर्य वंश का शासन क्रम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका विवाह होता है दुर्धरा या नन्नी के साथ और इन दोनों से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है बिंदुसार, और बिंदुसार का विवाह होता है शुभदांगी के साथ और इन्हीं दोनों से ही पुत्र प्राप्त होगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का दो विवाह हुआ था। पहला हुआ था देवी से, जो कि विदेशी के व्यापारी की पुत्री है, और दूसरा विवाह हुआ था कारुवाकी से, जो कलिंग की राजकुमारी है। 261 बीसी में कलिंग विजय के बाद कारुवाकी से विवाह करते हैं सम्राट अशोक, और कारुवाकी और अशोक से एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है तिवर, और देवी और अशोक से एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त होगा। पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा। तो अशोक ने दो विवाह किया था, पहला देवी से जो कि विदेशी के व्यापारी की पुत्री है, और दूसरा कारुवाकी से कलिंग की राजकुमारी से। फिर आगे देखते हैं। सम्राट अशोक 273 बीसी में मगध के सिंहासन पर बैठते हैं और 273 बीसी में ही महान सम्राट अशोक के पिता की मृत्यु हो जाती है। सिंहासन में बैठने के 4 वर्ष बाद 269 बीसी में सम्राट अशोक का राजतिलक होता है और उस समय सम्राट अशोक की आयु थी मात्र 15 वर्ष 6 माह। और राजतिलक के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में सम्राट अशोक कलिंग विजय करते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि 261 बीसी में सम्राट अशोक के द्वारा द्वितीय कलिंग विजय किया गया था। प्रथम कलिंग विजय इससे पहले नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद के द्वारा किया गया था और 261 बीसी में द्वितीय कलिंग विजय सम्राट अशोक करेंगे। फिर कलिंग विजय के 1 वर्ष बाद 260 बीसी में सम्राट अशोक शस्त्र का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इसका कारण था कि प्रथम कलिंग विजय में अपार जनधन की हानि हुआ था, भीषण विनाश हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो गई थी, जिसके कारण सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और युद्ध के 1 वर्ष बाद 260 बीसी में सम्राट अशोक निर्णय लेते हैं कि शस्त्र का त्याग करते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। सम्राट अशोक की भाषा थी पाली, लेकिन जो अधिकांश शिलालेख प्राप्त हुए हैं वह प्राकृत या प्राकृतिक भाषा में प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक की मुद्रा का नाम था कर्षपर्ण या पर्ण और सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के शासनकाल में 251 बीसी में हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोगली पुत्र तिष्क। फिर महान सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ते हैं। अशोक का धम्म, देखिए, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक ने प्रजा के कल्याण एवं नैतिक उत्थान के लिए एक आचार संहिता बनवाया था, जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है। इसकी जानकारी अशोक के 2 व 7वें स्तंभलेख से प्राप्त होता है और 4, 5वें, 10वें और 11वें शिलालेख से प्राप्त होता है। धम्म की भाषा प्राकृत थी और प्रजा की विकास एवं देखरेख के लिए धम्म अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसे धम्म महापात्र, धम्म महामात्र और धम्म महामात कहा जाता था। देखिए, क्या जानकारी प्राप्त होती थी धम्म के बारे में, यह देखते हैं। 4वें शिलालेख में लिखा गया है धम्म नीति के बारे में। 5वें शिलालेख में धम्म अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जिन्हें धम्म महापात्र, धम्म महामात्र और धम्म महामात कहा जाता था। और 10वें शिलालेख में धम्म विजय के बारे में बताया गया है और 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सम्राट अशोक से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में सम्राट अशोक पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।